हमारे साथ अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के बिहार के अध्यक्ष अभियंता पूर्व अभियंता अरविंद कुमार जी आज हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। आइए अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पे आज हम उनके सिद्धांतों और उनके चर्चाओं, उनके काज जो उन्होंने किया है देश के लिए, उसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज 14 अप्रैल है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में क्या कुछ कहना चाहिए देश की जनता को? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसा नाम है जिसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। विश्व विभूति, भारत रत्न बाबा साहब ने जो कर दिखाया किया है, उससे पूरा संसार उससे वाकिफ है। एक संविधान निर्माता से लेकर के एक समाज सुधारक, भारतीय संविधान के रचयिता, प्रमुख अर्थशास्त्री जिनके थीसिस के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, महिलाओं के अधिकारों के प्रणेता और महिलाओं को समाज में समान अधिकार दिलाने में अग्रणी एक नेता के बारे में क्या कहना है। बाबा साहब आज किसी परिचय के मुहताज नहीं है। वो न मात्र दलित समाज के चेहरे नहीं है, पूरे विश्व के प्रसिद्ध छवि हैं। तो उनके बारे में तो सब जानते ही हैं। और मैं आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेने का आग्रह करता हूं। सर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने परिवार के, अपने बच्चों की कुर्बानियां देके इस समाज को समानता लाने का प्रयास किया कि इसमें जो अमीर है, जो गरीब है, तमाम लोग एक समान अधिकार ले और एक समान अवसर प्रदान हो सबको। लेकिन बाद की जो राजनीतिक व्यवस्था ऐसी आई कि आज 70-75 ज्यादा साल बीतने के बाद भी गरीब जो है, कई गांवों में मैं ऐसे दौरा किया हूं तो देख रहा हूं कि जो दलितों की स्थिति है वो काफी दयनीय है। तो क्या वजह है? या राजनीतिक इच्छा की कमी है, या फिर सिस्टम इस तरह से बन चुका है कि गरीब आज भी उस लेवल पे, समानता के लेवल पर नहीं पहुंच पाए? देखिए, बाबा साहब का जो संविधान है सबको समान अधिकार देने की पक्षधर है और बाबा साहब का विरोध तो शुरू से ही होता रहा। बहुत कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को इस लायक बनाया और इस लायक बनाया कि वो देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकें। जिस समय बाबा साहब का प्रादुर्भाव हुआ था तो उस समय चरम सीमा पर गरीबी थी, अस्पृश्यता थी, तो इनको उन्होंने खुद झेला था। और जो मनुवाद, जो संस्कृति हजारों साल से चली आ रही थी, जिसके तहत दलितों को प्रताड़ित किया गया, दलितों को आगे बढ़ने से रोका गया, उसको समाप्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। तो इस परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे लोगों का विरोध उनको झेलना पड़ा और जब संविधान बनने के क्रम में यह बात आई तो जो प्रतिनिधित्व की बात थी कि हम अपने समाज के दलितों को प्रतिनिधित्व भारतीय लोकतंत्र में देंगे, तो इस पर बहुत सारे नेताओं, बहुत समय के जो समाज सुधारक थे, उनकी भावना इनसे विपरीत रही। महात्मा गांधी जी ने भी, हालांकि वो स्पष्ट तौर पर सीधे सीधे बाबा साहब के विरोधी नहीं थे, परंतु उन्होंने उनके पूना पैक्ट के द्वारा उनका जो दलित का जो अधिकार देना था, जो प्रतिनिधित्व देना था, उस पर गहरा कुठाराघात किया। इसका परिणाम आज तक हुआ कि भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है, इसमें दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका। जो दलित के प्रतिनिधि चुने भी जाते हैं वो अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि दलितों का। वो पार्टी जो कहेगी उसको सुनेंगे, न कि अपने समाज की जो स्थिति है उस पर देखेंगे। इस प्रकार से जो एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि दलित एक बहुत ज्यादा उस अति से पार नहीं कर सके। हालांकि धीरे धीरे सुधार हो रहा है और किसी भी सामाजिक पार्टी ने इस पर बहुत अधिक कार्य नहीं किया है और इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है ताकि कैसे हम अपने समाज को आगे बढ़ावें। और अब लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। समय आएगा जब लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाएंगे और एकजुट होकर के बाबा साहब के जो बताए हुए सिद्धांतों हैं उसको आगे लेकर चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह से पूना पैक्ट जो समझौता हुआ,
जिसके कारण दलितों को आज तक अधिकार नहीं मिल पाया। जिस तरह से कानून और जो एक गरीब तक जो व्यवस्था पहुंचनी चाहिए थी, जो राजनीतिक अधिकार पहुंचना था, वो नहीं पहुंच पाया, बल्कि वो अपने पार्टी के उत्तरदायित्व पे आज सरकार में है। लेकिन सर, ये व्यवस्था कैसे परिवर्तन होगा? क्या कुछ इसमें सुधार होना चाहिए सर? क्योंकि देखिए, सत्ता को अब आपको अपने हाथ में लेना होगा। किसी का पिछलग्गू होकर के किसी के पीछे चल करके आप चाहेंगे कि आपका कल्याण हो जाए, तो आप जिस सामाजिक व्यवस्था से सदियों से आ रहे हैं, वो नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको सत्ता में पर्याप्त भागीदारी होनी चाहिए और अपने दम पर भागीदारी होनी चाहिए। किसी दूसरे के कंधे पर सहारा लेकर के यदि आप पार्टी के नेता बने हुए हैं और आप ये करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा समाज का कल्याण नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग का होता है, सब सरकार ऐसी बात नहीं है कि आँख मूंदे बैठी है, वो भी चाहती है कि हमारे जो हम लोग हैं उनका कल्याण हो। लेकिन जिस स्तर पर होना चाहिए, आज भी गरीबी जब आप देखने जाएँगे गाँव में, क्षेत्र में, तो बहुत विषम स्थिति तक है। जो उसके नीडी लोग हैं, जो उसके अब जिनको उनकी आवश्यकता है उस तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो इसके लिए हम लोग को लोकल स्तर पर नेताओं को आगे आना पड़ेगा। लोकल स्तर पर जिनकी कमी है, जिनको कठिनाई है, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और बाबा साहब ने जो अपना रास्ता बताया है, उनके रास्तों पर चल करके हम धीरे-धीरे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और इस ये में काफ़ी लोग लगे हुए हैं, काफ़ी नेता लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं कुछ, और इसमें और बेहतर काम करने की गुंजाइश भी बनी हुई है। तो मेरा यह मानना है कि ऐसा बात नहीं है कि सब दिन एक जैसा रहेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा और दलित समाज भी समाज की मुख्य धारा में शामिल होगा। और लेकिन हाँ, इसके लिए आवश्यकता है कि अपने दम पर आगे बढ़ो, किसी के पीछे लग कर, किसी से सट करके नहीं। जब तक अपनी राजनीतिक क्षमता, अपनी राजनीतिक शक्ति आगे आप नहीं बढ़ाएँगे, आपका समाज में वो स्थान नहीं प्राप्त होगा जो होना चाहिए आपको। जी। सर, सवाल एक और आके सामने निकल आ रहा है कि जो भी हम लोग का जो आरक्षित सीट है, उस सीट पे जिस तरह से लोग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ के जैसे संसद में जाते हैं, विधायिका बनते हैं, तो उनका जो टारगेट होता है, वो सबके साथ सबको लेके चलने की बात होती है। जबकि आरक्षित सीट से दायित्व बनता है कि उस क्षेत्र के आरक्षित लोग जो हैं, जो कमज़ोर हैं, दबे-कुचले हैं, उनका विकास करें। आजकल देख रहे हैं कि एगो ट्रेंड चल गया है, जनरल वे में काम किया जाता है, जबकि वो आरक्षित सीट से लड़ते हैं। सर, 1 मिनट, उनको भी तो जैसे आप जनरल सीट पे लड़िए, आप जनरल अगर काम करना चाहते हैं, सबके लिए काम करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप काम करिए। लेकिन जब आप आरक्षित सीट से अगर चुनाव लड़ते हैं, तो आपको आरक्षित लोगों पर ध्यान देना ही होगा। आज के लीडर इस तरह का भावना लेके चलते हैं सर। आरक्षित सीट में क्या केवल आरक्षित लोग ही वोट देते हैं? आरक्षित सीट को आरक्षित ज़रूर कर दिया गया है, लेकिन वहाँ सभी लोग वोट देते हैं और सब जो प्रतिनिधि चुना जाता है, वो सभी लोग का प्रतिनिधि चुना जाता है। तो आप यह उम्मीद करें कि आरक्षित सीट से जो चुने हुए लोग हैं केवल दलितों का काम करेंगे, ये संभव है ही नहीं। इसी के लिए ना बाबा साहब ने एक बनाया था, ये सिद्धांत बनाया था जिसके तहत था कि एक क्षेत्र से 2 प्रतिनिधि चुने जाएँगे, एक जो विशुद्ध रूप से अपने दलितों को, अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व करेंगे, दूसरा जो है उस क्षेत्र के सभी लोगों को करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने इसके विरुद्ध में अरविंदा जेल में जो आमरण अनशन कर करके इस सिस्टम को तोड़ दिया और उन्होंने पुनः पैठ करवाया, जिसके आधार पर हुआ कि नहीं, आपको आरक्षण दिया जाएगा, प्लस हर आप सीट आरक्षित की जाएगी, लेकिन अलग से जो अपना अधिकार मांगते हैं कि दलितों के बीच में अलग नेता चुना जाएगा, इस सिस्टम को अब हटा दिया गया। तो आप किसी भी दलित विधायक से या चुने हुए प्रतिनिधि से यह उम्मीद करेंगे केवल वो आपका ही काम करेगा, यह संभव नहीं है। वो सबका नेता है, वो सबका काम करेगा और उसी के बीच में आपको अपना भी काम कराना है। हाँ, यदि उस नेता में आपके अपने समाज के प्रति सहानुभूति है, सहनशीलता है, आपके समाज को आगे बढ़ना देखना चाहता है, तो निश्चित रूप से काम करेगा। अदरवाइज़ वैसे तो नेता वो सभी लोगों का है, तो आप उससे केवल अपने विकास, अनुसूचित जाति के क्षेत्र से जीते हुए नेता से केवल अपने दलित समाज के विकास की बात करना चाहेंगे तो नहीं संभव हो सकेगा। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक सवाल ये भी उठता है कि दलित के जो भी मुद्दे होते हैं, काम करना अलग बात है, विधानसभा, लोकसभा में जो सवाल होता है, वो सवाल तो कम से कम दलितों के सवाल उठने चाहिए। उस मुद्दे को दलित सदन में पटल पे रखनी चाहिए, ताकि दलित की समस्या का समाधान हो सके। मुद्दा रखना अलग बात है, काम करना अलग बात है। हमारे लीडर तो मुद्दा भी नहीं रख पाते हैं। ये मतलब ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। कैसे मिलेगा राजनीतिक अधिकार जो अपना मुद्दा भी नहीं रख पाए? बोलने से कम से कम बोलने मैंने आपको पहले कहा ना कि वो आपके नेता नहीं है, वो पार्टी के नेता है। वो कांग्रेस के नेता हो सकते हैं, वो बसपा के नेता हो सकते हैं, वो बीजेपी के नेता हो सकते हैं, वो जदयू के नेता हो सकते हैं। वो मात्र दलित के नेता नहीं है,
उनको मुद्दा भी रखना है तो पार्टी हित में, पार्टी के सिद्धांत के अंतर्गत जो चीज आएगा उसी को रखेंगे। वो अगर उसको नहीं रखेंगे तो अगला बार पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। तो आप इस तरह से एक चुने हुए प्रतिनिधि से ये उम्मीद करें कि वो पार्टी के सिद्धांत के विपरीत जाकर के आपके समस्या और आपके ये का रखेंगे, तो हमें अभी संभव नहीं दिखता है। इसके लिए आपको अपना पार्टी, अपना राजनीतिक शक्ति अपना ये बनाना होगा, मजबूत करना होगा, तभी आपके नेता आपकी बात को रख सकेंगे। सर, आपने बहुत बड़ी बात की कि अगर आप किसी पार्टी में हैं तो अगर आप उस पार्टी के गाइडलाइन को नहीं फॉलो करते हैं तो पार्टी अगले बार आपको टिकट नहीं देगी। हम एक दो लोग को ऐसे जानते हैं जिनकी खुद की अपनी पार्टी है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो खुद भी अपने पार्टी के तरफ से कोई ऐसा सवाल नहीं उठाते हैं ताकि वो दलित से संबंधित हो या फिर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सके। उनको भी लगता है कि अगर हम दलितों को सिर्फ सिर्फ बात करें तो जो हमारा स्वर्ण वोट है, फॉरवर्ड वोट है, वो हमसे नाराज हो जाएगा और हमको वोट नहीं करेगा, जबकि हमको वोट दोनों चाहिए। तो क्या ये सब वोट की राजनीति, क्या देश मतलब शरीर का एक अंग कमजोर है, कहने का मतलब है पूरा शरीर बहुत हमारा सुंदर है, पूरा भारत बहुत अच्छा है, और कुछ अंग जो है जिसको हम दलित कहते हैं कमजोर अंग है, क्या उसे ही सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए, उस स्थिति में छोड़ दिया जाए क्योंकि बाकी अंग को हमको नाराज नहीं करना है? सर नहीं, ऐसा बात नहीं है। यदि विकास हो रहा है तो धीरे-धीरे सबका नहीं, विकास हो रहा है। नहीं सर। और सरकार की ऐसा मंशा कदापि नहीं रहती है कि एक अंग हमारा जो है उसका विकास नहीं हो। लेकिन मैंने पहले ही कहा ना कि कोई भी पार्टी, यदि मान लीजिए दलितों की पार्टी है, दलित की अपनी पार्टी है, लेकिन उसको भी तो जहाँ चुनाव में उतरना है तो सबसे उसको वोट लेना है। मात्र दलित के वोट से या मात्र पिछड़े के वोट से वो जीत नहीं सकती है। हाँ। तो सबके बारे में उसको बोलना ही होगा। और इस प्रकार वो ऐसा नहीं है कि केवल मात्र दलित के लिए ही काम करेगा। लेकिन अब दलित में भी ये चेतना आ चुकी है, आगे बढ़ चुके हैं, अपने बातों को रखने के लिए सक्षम है, और नेता लोग खुलकर इस विषय में या जनप्रतिनिधि लोग खुलकर इस विषय में बात करने भी लगे हैं। लेकिन बहुत सारी पार्टियां हैं जैसे बसपा है, लोजपा है, जो अपने बातों को स्पष्ट रूप से रखती है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं रख रही है, लेकिन सरकार है, सरकार की क्षमता है, सरकार का लिमिटेशन से उसमें काम करना पड़ता है। अब जैसे सड़क बन रही है, चाहे कोई काम हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है ना, किसी खास आदमी के लिए नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, चूंकि हमारा वर्ग पहले से इतना पिछड़ा हुआ है कि इसको विशेष सहायता की आवश्यकता है। विशेष सहायता भी सरकार देती भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं दे रही है, विशेष अंगीभूत योजना बना के। लेकिन आज की सामाजिक व्यवस्था में जितना लाभ मिलना चाहिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि नहीं मिल पा रहा है। इस दिशा में और कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हमारा समाज और ज्यादा गति से आगे बढ़ सके। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से सरकार को चाहिए कि जो दलितों हैं उन पर विशेष ध्यान देकर वो समाज के सर आपने शिक्षा की बात की है। आज आप और हम जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं उसका सबसे बड़ा जो रीजन है, सबसे बड़ा जो अस्त्र है वो है शिक्षा। अगर शिक्षित नहीं होते तो हम यहाँ तक पहुंचते ना आप यहाँ तक पहुंचते। क्या दलितों को सरकार जो शिक्षा है फ्री करना चाहिए या उसको प्रोत्साहन करना चाहिए? डॉक्टर, इंजीनियर की जो पढ़ाई होती है, चाहे और भी बड़े एमबीए की पढ़ाई होती है, काफी महंगे हैं, जिसके कारण नीचे का वर्ग जो है हमारा दलित समाज वहां तक नहीं पहुंचता, वहां तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है। सरकार अनाज फ्री कर सकती है, चिकित्सा थोड़ा बहुत फ्री कर सकती है, तो क्या शिक्षा को दलित समाज फ्री नहीं किया जा सकता ताकि वो अपना हक और अधिकार के लिए लड़ सके? शिक्षा भी वस्तुतः तो शिक्षा को बहुत हद तक फ्री किया गया है। आज की स्थिति में है कि +2 तक की पढ़ाई आपको सरकार ने निःशुल्क कर दिया गया है। और कॉलेज में भी जो पढ़ाई है बहुत न्यूनतम फी लेकर के है। लेकिन जहां तक है, चूंकि आपको संसाधन ही नहीं मिला शुरू से, आपको ऐसे माहौल नहीं मिला, आपको ऐसा ये नहीं मिला जिस चलते आप जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिस ये में आपको एडमिशन होना चाहिए था उसके लायक आप हो ही नहीं सके। प्राइवेट में जाइएगा तो फी बहुत अधिक है। लेकिन सरकारी हमारे चिकित्सा महाविद्यालय, तकनीकी संस्थान, प्रबंधन संस्थान, लॉ के इंस्टीट्यूशन लगभग निःशुल्क के ये है, बहुत हल्का फुल्का फी है। लेकिन उनका कंपटीशन टफ है, वो कंपटीशन में आपको आना होगा। लेकिन आने के लिए आपको बचपन से ही वो आधार बनना होगा, जो नहीं बन पाता है क्योंकि उसको अपना घर भी देखना है, उसको किताब नहीं मिल पाती है, उसका माहौल नहीं मिल पाता है। तो अच्छे इंस्टीट्यूशंस की ओर हमारे बच्चे अभी कम जा रहे हैं। और बाध्य होकर यदि किसी के पास कुछ थोड़ा मोड़ा पैसा है तो कोशिश करता है कि हम प्राइवेट में पढ़ावें, तो प्राइवेट की शिक्षा बहुत महंगी है। तो प्राइवेट पर सरकार का सीधे नियंत्रण तो नहीं, हालांकि सरकार ने बहुत हद तक नियंत्रण किया है। अब फीसेस वगैरह सरकार के नियंत्रण में है। सर अब मैं आपको रोकना चाहूंगा।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पहला जो वर्ड है वो शिक्षा को ही मानते हैं। उनके सिद्धांत में पहला जो शब्द है उन्होंने कहा है कि शिक्षित बनो। और जबकि सरकार जो है इस सिद्धांत को अगर मान लिया जाए कि 10+2 तक की अगर शिक्षा फ्री कर दिया जाए तो ठीक है, किया है, लेकिन आगे की जो पढ़ाई है उनको भी फ्री होना चाहिए ताकि दलित के बच्चे, गरीब के बच्चे वहां तक जो छोटा मोटा जो भी फी है, जो टारगेट है, उसको भी हम चाहते हैं कि खत्म किया जाए। क्योंकि बहुत चीज अनाज फ्री में दे रही है सरकार, बहुत चीज फ्री में दे रही है, क्या शिक्षा को फ्री नहीं किया जा सकता है दलितों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि जो बच्चे हमारे दलित समाज से या चुन करके आवे उनको मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, अच्छे उच्च संस्थानों में फ्री शिक्षा उपलब्ध करावे। इसके लिए सरकार को विशेष कोष बना करके मदद कर सकती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी सरकार को चाहिए कि एक अनुदान राशि स्वीकृत करे ताकि जिससे हमारे गरीब परिवार के लोग हैं उस अनुदान को प्राप्त करके प्राइवेट स्तर पर भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। यह आपका बिल्कुल जायज विषय है और सरकार को इस पर शिक्षा उच्च शिक्षा के लिए सरकार को अवश्य सोचना चाहिए ताकि हमारे पिछड़े और दलित लोग आगे बढ़ सके, उनको मिल सके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूंकि हम ज्यादा लंबा नहीं कर खींचना चाहते थे इस बात को, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ये जन्म दिवस है, इस उपलक्ष्य में उनका पहला जो वर्ड था वो शिक्षित बनो। हम चाहते कि भारत का प्रत्येक नागरिक को, भले ही वह उसको अनाज दीजिए या न दीजिए, लेकिन शिक्षा फ्री कर दीजिए। अनाज का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर लेगा, लेकिन अगर शिक्षा का जो आप दीजिएगा फ्री में तो जरूर भारत का नाम एक दिन रोशन करेगा। क्योंकि शरीर का कोई भी अंग अगर कमजोर होगा तब स्वस्थ शरीर नहीं कहा जा सकता सर। इसलिए अगर हर भारत का हर वर्ग जो है समानता आ जाए, सबको समान शिक्षा मिले, चाहे वो, कई बार हमारे लीडर ने कहा कि राष्ट्रपति का बेटा हो या हो भंगी का बेटा, सबको शिक्षा एक समान मिलना चाहिए। लोगों ने कहा है अगर शिक्षा से ही हमारा देश महान बन सकता है, तो सभी देखने वाले सभी साथियों को मैं आग्रह करूंगा कि सरकार तक ये बात पहुंचाए कि सबको एक समान शिक्षा मिले, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, स्वर्ण हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। जी धन्यवाद।